वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में मध्यकालीन इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश अर्थात जो गुलाम वंश के सुल्तान हैं या शासक हैं उनको देखने वाले हैं। तो आप सभी को पता ही जो इस समय दोपहर की क्लास आ रही है इसमें हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत का इतिहास मैं करा चुकी हूँ। उससे पहले जो आपको एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस चाहिए वो टॉपिक वाइज हुई है, लेकिन अभी सब्जेक्ट वाइज नहीं हुआ है, तो इसके बाद कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस की, और जीएस का ही प्रैक्टिस कराती हूँ रात को 9 बजे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करती हूँ और जो बच्चे आरओ का मेंस देंगे उसमें भी जो जीएस पेपर होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोनों क्लासेस टाइम से देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ये शासक हैं उनको। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जिस भी शासक के बारे में पढ़ रहे हैं आप देखेंगे कि उसका समय क्या रहा। ठीक है, उसने कौन कौन सी उपाधियाँ ली हैं ये देखना है। उसके समय पर कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं या कोई स्थापत्य से रिलेटेड फैक्ट है तो देखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें उसके देखने हैं। और साथ में जो अभियान रहे, कहीं पर आक्रमण किया, जीता या हारा वो शासक, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इतनी चीज़ें देखते हुए चलनी है। ठीक है, अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं या कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं प्री प्लस मेंस का, साथ में जो न्यू वैकेंसी आ रही है बीईओ की, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं अभी से कोर्स ज्वाइन करके। और आपको पता है कि वैकेंसीज आने वाली हैं, पैटर्न भी पता है, तो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं कोर्स ज्वाइन करके। और आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कहीं और से आपको कोई बुक या मैगजीन या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेली टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई वैकेंसी आप देख रहे हैं और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं, आप इन पे कांटेक्ट करिए, आपको कोर्स मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए गुलाम वंश में हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद और आराम सा आता है, फिर इल्तुतमिश आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है उनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर जानते हैं तो इसकी जाति थी तुर्क। ठीक है, ये तुर्क जाति से था और इसका जो समय है 1206 से 1210 रहता है। समय आप याद करते चलेंगे, लगभग 4 साल का आपको समय याद रखना है, 4 से 5 साल, 1206 से 1210 तक। ठीक है, इस वंश को क्या बोलते हैं, दास वंश, गुलाम वंश और मामलूक वंश। तीनों में से कोई भी नाम आएगा तो आप जान जाएंगे गुलाम वंश की बात हो रही है। और इसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब उपाधियों से प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसने कौन कौन सी उपाधि ली थी। पील बख्श की ली, इंपॉर्टेंट है, लाख बख्श की ली, कुरान ख्वां की ली, हातिम द्वितीय, मलिक ली, सिपह सालार। ये जो मलिक और सिपह सालार है ये मोहम्मद गोरी ने दी थी, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का दास था। जो भी मोहम्मद गोरी के अभियान रहते थे उसमें ये उसके साथ रहता था और इसी की वजह से मलिक और सिपह सालार की उपाधि मोहम्मद गोरी ने दी थी, क्योंकि ये अग्रणी रहता था। ठीक है, गुलाम में इसमें जो इसको उत्तर भारत के अभियान रहे हैं उसमें ये साथ रहता था, इसलिए आप देखेंगे उत्तर भारत वाले क्षेत्र में जो भारत वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये आ जाता है। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने सर्वप्रथम ऐबक को खरीदा था और धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा दी थी। ऐबक कुरान पढ़ता था और उसे कुरान याद भी रहती थी। अब इसी की वजह से इसकी एक उपाधि क्या हो गई, कुरान ख्वां हो गई। ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया और मोहम्मद गोरी ने इसे अमीर आखूर का पद दिया था। अब आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे अमीर आखूर का पद कौन सा था, क्योंकि सल्तनत काल के सारे पद मैंने पढ़ाए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद था, इसी कारण गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय विजित प्रदेशों की कमान सौंपी थी। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक को उसका दानशीलता, अब देखिए उसकी दानशीलता के कारण उसको लाख बख्श कहते हैं। हाथियों को दान करता था इसलिए पील बख्श कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उपाधियां भी याद कर पाएंगे। और मैंने आपको होमवर्क दिया है अमीर आखूर बताना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समय जाना, उसकी उपाधियां जानी। हसन निज़ामी और फरुखमुद्दीन ऐबक के दरबार में विद्वान थे। ठीक है, ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ये प्रारंभ किया था लेकिन ये कंप्लीट नहीं करा पाया था। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ऐबक के सेना नायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूरा जो लाइन दी गई सारी इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। दिल्ली में ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी।
ठीक है। उसने केवल मलिक और सिपाही सालार की पदवी ली थी और इसी से वो संतुष्ट रहा, सुल्तान का पद नहीं लिया। और वो मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी अपने आप को समझता था और उसी के आधार पर वो शासन कर रहा था। तो गौरी के अधिकारी गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। अपनी उदारता के कारण ऐबक इतना अधिक दान करता था कि लाख बख्श और पीर बख्श आप पढ़ चुके हैं। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो प्रारंभ किया था, लेकिन पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। फिर फिरोज क्या करता है कि 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल बना देता है, तब ये 5 मंजिला हो जाती है, ठीक है। और इसकी मृत्यु सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते हुए, जो आजकल पोलो खेला जाता है, उस खेल को खेलते हुए घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। और इसे कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की जो पदवी है वो गियासुद्दीन मोहम्मद ने प्रदान की थी। तब याद रखना है क्या क्या? पहला तो समय 1206 से 1210, कुरान ख्वाह हो गया, पीर बख्श, लाख बख्श, ये सब इसकी, मलिक सिपह सालार, ये सारी इसकी उपाधियां रही, ठीक है। इसने क्या क्या निर्माण कराया? तो कुतुब मीनार का शुरू किया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये फैक्ट जरूर पूछा जाता है कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है। तो पहले जब इसने निर्माण कराया था तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, इसमें 4थी मंजिल जो इसको हानि होती, 4थी और 5वीं, मतलब फिर ये 5 मंजिला हो जाता है। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी ये आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आराम शाह था। आराम शाह ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बनते हैं, बहुत कम समय के लिए रहता है और ऐबक की मृत्यु के बाद। इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, बट हम इसका भी देख लेंगे। 1210 से 1211 का समय दिया गया है। जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो लाहौर में शासक बन जाता है। आराम शाह ऐबक का पुत्र था। वहीं मिन्हाज के अनुसार ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थी, कोई पुत्र नहीं था। तो अबुल फजल के अनुसार आराम शाह ऐबक का भाई था। आराम शाह का शासन केवल 8 महीनों का रहता है और फिर क्या होता है, इल्तुतमिश आराम शाह को हरा देता है। और आराम शाह के 2 मुख्य तुर्क सेनानी जो थे, अकसुनकर और फरूख शाह, युद्ध में मारे गए। आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त था, वहीं इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का समर्थन प्राप्त था। फिर अगला शासक इल्तुतमिश बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट है शासक तो वो इल्तुतमिश हो जाता है। ये 1211 से 1236 ईस्वी तक रहता है। इलबरी तुर्क जाति का था। इसके पिता का नाम ईलम खां था। ये संस्थापक था शमसी वंश या फिर प्रथम इलबरी वंश का। शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। उपाधि क्या क्या ली थी? इंपॉर्टेंट है, सुल्तान सईद, मतलब है इसका भाग्यशाली सुल्तान। कहा किसने? तो मिन्हाज ने ये उपाधि इसको दी थी सुल्तान सईद की। सुल्तान आजम और नासिर अमीर उल मोमिन, तो खलीफा ने ये उपाधि इसको दी थी। गुलामों का गुलाम कहा, मकबरों का पितामह कहा। कुछ अभिलेखों में उसे ईश्वर की भूमि का संरक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक भी कहा गया है। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि इसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से ली थी, ठीक है। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया था और सुल्तान आजम की उसने उपाधि ली। तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इलबरी जाति का तुर्क था ये। जब ये सुल्तान नहीं था तो ये बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में जो खोखर जाति का विद्रोह दबाने के लिए गोरी के साथ आता है और ऐबक भी इसके साथ में होता है। तभी इसके जो साहस और कौशल को देखते हुए इसको दास्ता से मुक्त कर देता है मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो इसी की यहाँ पे देखिए दिया गया है, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक की उसकी जो दास्ता है उसे मुक्त कराने का आदेश दे दिया था। इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का दामाद और बदायूं का गवर्नर या प्रशासक था और इसे अमीर शिकार का पद दिया गया था। अमीर आखूर मैंने किसको बताया था, अभी आपने देखा था, वो ऐबक की थी। अमीर शिकार ये पद दिया गया था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया था। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब इसने ही सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। पहली बात ये याद रखनी है। इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इसने शुरू की थी।
इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। इसके प्रमुख अभियान देखेंगे। 1226 सबसे पहला इल्तुतमिश द्वारा रणथंभौर जीता जाता है। 70 शासक इस पर विजय पाने में असफल रहे थे। दूसरा 1227 में ठीक एक साल बाद शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित मंडावर पर इसकी विजय हुई थी। फिर 1232 पे आते हैं। ग्वालियर की पुनः विजय परिहार शासक मंगलदेव को पराजित किया था। 1236 में इल्तुतमिश का अंतिम अभियान उत्तर पश्चिम बामियान पर हुआ था और 1236 में ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो याद क्या क्या रखना है, इल्तुतमिश की जो भी उपाधियां हैं, ठीक है, किसने कौन सी उपाधि दी है। दूसरी चीज, इसका समय कब से कब तक रहा है। इसके अभियान ये आपके सामने दिए गए हैं, सारे अभियान देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसने क्या क्या निर्माण कराया, तो इसने क्या किया था कि जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। अगला देखते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, ठीक है। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में आता है। इल्तुतमिश और खुदाबंदे जहां शाह तुर्का या शाह तुर्कान की संतान रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका दूसरा पुत्र था और इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसके सब बच्चों में सर्वाधिक योग्य था। परंतु 1229 ईस्वी में उसका असमय निधन हो गया था। तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, रजिया को बनाया। परंतु जो प्रांतीय सूबेदार थे और शाह तुर्कान षड्यंत्र रचा और रुकनुद्दीन को शासक बनवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई महिला उनकी शासिका हो। उससे शासक बनाने में मुख्य भूमिका प्रांतीय सूबेदारों की थी। शाह तुर्कान एक तुर्कदासी और वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला जो थी जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। मिन्हाज के अनुसार फिरोज शाह को नशे की हालत में हाथी पर चढ़कर टंके लुटाता था। लेकिन ये सब मिन्हाज की बीच बीच में बातें आ जाती हैं, क्योंकि ये राइटर हैं और उस समय के इतिहासकार हैं। उन्होंने जो अपनी पुस्तक में लिखा है उससे संबंधित हमें जानकारी मिलती है। देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा, अगर मैं उसको एक समरी में आपको याद कराने की कोशिश करूं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ रीड नहीं करना है, जो आप क्लास कर रहे हैं वो यहीं पर तैयार भी कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सल्तनत पीरियड कब से कब तक रहता है। 1206 से 1526 तक रहता है, जिसमें गुलाम वंश हम पढ़ रहे हैं। 1206 से 1290 तक इसका समय रहता है, ठीक है। सबसे लंबा समय हमने किसका पढ़ा था, तुगलक का, 94 ईयर के आसपास। सबसे कम समय किसका रहता है, खिलजी वंश का रहता है, लगभग 30 साल का, ठीक है। ये दोनों चीज तो याद रखनी है। सबसे बड़ा वंश तुगलक हो जाता है, ये याद रखिएगा, मतलब सबसे लंबे समय तक। फिर गुलाम डायनेस्टी में हमने किसके बारे में पढ़ा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो गुलाम डायनेस्टी का क्या है, फाउंडर है। 1206 से 1210 तक ये रहता है। इसकी उपाधियों में कुरान ख्वाह है, हाकिम द्वितीय भी कहा गया, लाख बख्श, पील बख्श, मलिक सिपह सालार, ये दोनों उपाधियां मोहम्मद गोरी ने दी थी। ये गोरी का क्योंकि गुलाम था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा था जो तराइन का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था, तो 1192 में, क्योंकि फर्स्ट हुआ था 1191 में, ठीक है। तो सेकेंड वॉर ऑफ तराइन और जो चंदावर का बैटल हुआ उसमें ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और इस वजह से इससे क्या है, ये जो गुलाम रहता है, मतलब ये जो भारत के अभियान थे उसमें गोरी के साथ ही रहता है, तो एक बड़ा रोल प्ले करता है इनकी जीत में। फिर जो इसमें हमें पढ़ना है गुलाम वंश में इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं, ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इल्तुतमिश पढ़ चुके हैं, उसके बारे में। तीसरा बलबन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। तो इन तीन के बारे में तो भूलना नहीं है किसी तरह। अब ये जो ऐबक है, ये मलिक और सिपह सालार, इसकी पहले तो उपाधि याद रखनी, गोरी द्वारा, लाख बख्श, पील बख्श और हाकिम द्वितीय, ये सारी हैं, ठीक है। इसके बाद इसने जो कैपिटल कहाँ रखी थी, ये लाहौर में ही रखी थी, ठीक है। इसने क्या क्या बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया दिल्ली में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था। ये इस्लामी शैली में बनी भारत की पहली मस्जिद है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। फिर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। तीनों याद कर लिया, ठीक है। अब ये जो कुतुब मीनार है इसके बारे में आपने पढ़ा कि इसको कंप्लीट किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। चौथी 5वीं मंजिल किसने बनाई, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसके बारे में एक और प्रश्न बनता है कि इसका रिकंस्ट्रक्शन फिर से किसने, इसमें 3 शासकों का नाम याद रखना है कि शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया, ठीक है। चौथी मंजिल को रिपेयर करा के 5वीं मंजिल भी ऐड कर दी फिरोज शाह तुगलक ने। फिर सिकंदर लोदी क्या करता है, इसका रिकंस्ट्रक्शन कराता है, जो भी इसमें टूट फूट है उसकी मरम्मत कराता है, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। इल्तुतमिश का समय 1211 से 1236 बीच में आराम से आता है, जिसके बारे में प्रश्न ज्यादा नहीं बनते हैं। तो 1210 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये गोरी के साथ अभियान में रहता है ना, खोखर का युद्ध और इन सब युद्ध में ये साथ देता है। 1206 में था खोखर का युद्ध। तो जब खोखर का युद्ध होता है तो उसमें इल्तुतमिश, अब जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक साथ था उसका दास, तो इसी तरह
ये भी था। अब इसकी जो साहसिक कार्य देख करके गोरी क्या करता है, इसको दास्ता से वहां पर मुक्त कर देता है। तो मतलब गुलाम का गुलाम कहा जरूर जाता है, लेकिन ये जब शासक बना था तब ये गुलाम नहीं था, ठीक है। इसलिए जरूरी नहीं इसे गुलाम वंश ही कहा जाए, क्योंकि ये मामलुक वंश भी इसलिए कहा जाता है। तो आगे देखेंगे कि इसने क्या किया था। अब इसने कौन कौन सी उपाधि ली, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसने सुल्तान का पद लिया था, लेकिन किससे लिया था? डायरेक्ट खलीफा से इसे सुल्तान की उपाधि मिली थी, ठीक है। इसने खिल्लत प्राप्त कर ली थी। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसने क्या क्या कार्य किए अपने समय में, ये पूछा जाता है। तो मुद्रा प्रणाली, प्रथम अरबी सिक्के इसने चलवाए। फिर आपको चांदी का टंका, तांबे का जीतल याद रखना है, ठीक है, ये इसने शुरू किया था। स्थायी सेना का गठन किया था। एकता देखिए सबसे पहले गोरी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में एकता किसने व्यवस्थित रूप से शुरू किया? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। क्योंकि पिछली क्लास में आपने मेरे साथ पढ़ा था कि एकता मोहम्मद गोरी ने शुरू किया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एकता जो है वो एकता किसके द्वारा शुरू किया गया? व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश के द्वारा। इसने तुर्काने चहलगानी बनाई थी। मतलब ये क्या है कि 40 जो तुर्क होते थे, 40 तुर्क गुलाम, उनकी एक, जैसे कि मंत्री परिषद जैसे लोग नहीं होते आपस में सलाह देना बोला, ऐसे ही मतलब था कि तुर्काने चहलगानी, ठीक है। और इसने बनवाया क्या क्या, तो यहाँ पर देखिए दिया नहीं है, आगे आप लिस्ट में याद करेंगे, लेकिन मैं यही बता दे रही हूँ। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद बनवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार की जो तीसरी मंजिल थी, मतलब जो बाकी चीजें बच गई थी वो सारी कंप्लीट करा दी थी, ठीक है, इसने पूरा कराया था। जोधपुर में तारकिन का दरवाजा बनाया था, ठीक है, और शमसी तालाब बनवाया था। इसके समय पे आप बार बार नाम एक सुन रहे हैं मिन्हाज का। तो मिन्हाज उस सिराज की एक पुस्तक है, तबकाते नासिरी। वैसे तो ये नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है, फारसी भाषा में लिखी है, लेकिन इसमें जानकारी इतिहास की मिलती है। तो इसके समय पे कौन था? मिन्हाज था। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? तो ये हमने पढ़ा इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। तो आगे अब बढ़ते हैं। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह रहता है शासक। क्यों? क्योंकि देखिए रजिया सुल्तान को वैसे तो घोषित किया जाता है कि उत्तराधिकारी पद के लिए, लेकिन क्या होता है कि जो बाकी लोग होते हैं वो नहीं चाहते होते कि कोई महिला शासिका बने, तो कोशिश करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया जाता है, सुल्तान बनाया जाता है, लेकिन वो कुछ ही समय तक रहता है। उसकी माँ रहती शाह तुर्कान, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक तुर्कदासी थी। तो दिल्ली सल्तनत पहली महिला थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से इनके हाथ में कोई शासन था नहीं। ये शासन कर रही थी रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पीछे से, मतलब ये अपने हिसाब से चला रही थी सारी चीजें, पर ये इनको शासक नहीं माना जाता है। जो पहली महिला सुल्तान बनती है वो रजिया सुल्तान थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप अभी तक मैंने जो कुछ भी समझाया आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने जो पढ़ लिया है उसके बाद में मैंने एक समरी में आपको बता दिया है। तो आप जितना मैंने बताया अगर उतना भी याद कर लेंगे तो उससे प्रश्न नहीं गलत होने वाले। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और पेड कोर्स में जो इंटरेस्टेड हैं वो अपनी क्लास को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप आसानी से कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।